अगर मैं आपसे कहूं कि मंगल ग्रह पर एक 6 चक्के वाला कार जितना बड़ा रोबोट है, वो भी पिछले 10 सालों से, तो आप यकीन करेंगे? एक रोबोट जो मार्स की पथरीली धरती पर ये तलाश कर रहा है कि क्या कभी मंगल पर जीवन के पनपने जितना सपोर्टिव एनवायरनमेंट था या नहीं। और इस इंसानी जिज्ञासा का नाम है क्यूरियोसिटी रोवर। आइए समझते हैं इस रोबोट को, इसके मकसद को और इसके मिशन को। रोवर अब हम इंडियंस के लिए कोई नया शब्द नहीं है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने हमें और इसरो को स्पेस साइंस की एलिट क्लास में लाकर रख दिया है। चंद्रयान 3 का लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। ये दोनों नाम आपको याद ही होंगे। तो बेसिकली जब कोई मिशन लॉन्च होता है, उसे एक रॉकेट से भेजा जाता है। जिस इक्विपमेंट को किसी ग्रह पर उतारा जाता है वो होता है लैंडर, और उसके अंदर जो व्हीकल रिसर्चर रोबोट होता है वो होता है रोवर। अब वापस क्यूरियोसिटी पर लौटे तो इसे नासा ने केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट के जरिए 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया था, जो 8 महीने और 10 दिन बाद 5 अगस्त 2012 को मंगल पर जा पहुंचा। क्यूरियोसिटी रोवर नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन का हिस्सा है, जो पिछले 12 सालों से अपनी सर्विस दे रहा है और 2026 तक इसकी बैटरी का पावर चलता रहेगा। पर उसके बाद बैटरी के कमजोर पड़ते ही इसकी सर्विस स्लो होती जाएगी। क्यूरियोसिटी रोवर को एक पैराशूट की मदद से गेल क्रेटर पर उतारा गया था, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अब अगर हम गेल क्रेटर पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर वॉल्टर गेल के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसका डायमीटर है 154 किलोमीटर। साइंटिस्ट मानते हैं कि 3.5 से 4 बिलियन साल पहले एक जबरदस्त टक्कर से ये बना होगा। चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग फुटेज तो आपने देखी ही होगी। सांसें रोक देने वाला और धड़कनें थमा देने वाला वो मोमेंट हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल था। कुछ वैसा ही प्रेशर क्यूरियोसिटी की लैंडिंग के समय नासा के वैज्ञानिकों के ऊपर था, इसलिए उसे 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहते हैं। एक पैराशूट, रॉकेट्स और एक स्काई क्रेन की मदद से ये लाल ग्रह पर उतरा था। अभी हाल ही में क्यूरियोसिटी की ली गई एक तस्वीर को शेयर करते हुए एलॉन मस्क ने लिखा था, मार्स विल बी कॉल्ड द न्यू वर्ल्ड जस्ट एज अमेरिकन वॉज इन पास्ट सेंचुरीज। और मंगल ग्रह को लेकर के ये इंसानी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। तो इतनी क्लियर पिक्चर एक्चुअली पॉसिबल है क्यूरियोसिटी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के चलते। क्यूरियोसिटी एक एसयूवी कार जितना बड़ा है, जो 9 फीट 10 इंच लंबा और 9 फीट 1 इंच चौड़ा है। 7 फीट इसकी हाइट और वजन है 900 किलो। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसे बनाया ही कुछ इस तरीके से है कि ये अपने रास्ते में आने वाले 25 इंच तक की बाधाएं पार कर सकता है और हर दिन 200 मीटर तक चलने की काबिलियत रखता है। इसका पावर सोर्स है मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि प्लूटोनियम 238 रेडियो एक्टिव से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब इसकी खूबियों पर अगर हम नजर डालें तो इसके मास्ट पर एक कैमरा लगा हुआ है। साथ ही मार्स हैंड लेंस इमेजर नाम से एक और कैमरा इसके रोबोटिक आर्म पर भी है। एक केमिकल कैमरा और 12 इंजीनियरिंग कैमरास भी हैं, जो नेविगेशन, बैकअप और दूसरे कई कामों के लिए लगाए गए हैं। क्यूरियोसिटी का मास्ट कैमरा यानी कि मास्ट कैम 1600x 1200 पिक्सेल्स की तस्वीर लेता है और 720 पिक्सल का वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसका मेन इक्विपमेंट है, जो मार्स की धरती, मिट्टी और पत्थर जैसे सैंपल्स की केमिकल कंपोजिशंस की जांच करता है। अपना मिशन पूरा करने के लिए इसमें एक ड्रिल, एक स्कूप, एक डस्ट रिमूवल, एक लेजर और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक थर्मल रेगुलेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। क्यूरियोसिटी ने मंगल की मिट्टी के सैंपल्स लेने के लिए अब तक 40 से ज्यादा ड्रिल किए हैं। इन होल्स को देखकर के आपको कहीं दबंग के इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे और उनका डायलॉग तो याद नहीं आ गया ना? अगर आप सोच रहे हैं कि क्यूरियोसिटी रोवर का काम सिर्फ मंगल की मिट्टी को जांचना और तस्वीरें खींचना है, तो ऐसा नहीं है। नासा के मुताबिक इसके कुछ साइंटिफिक गोल्स भी हैं, जैसे ये पता लगाना कि क्या कभी मंगल पर जीवन का अस्तित्व था, मंगल के क्लाइमेट की खूबियों का पता लगाना, मार्स की जियोलॉजी मालूम करना और भविष्य में मंगल तक इंसानों के कदम रखने के रास्ते को आसान बनाना। और ये गोल सेट करने की सोच प्रेरित है। सुदूर भविष्य में इंसानों के सेफली मार्स एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी की लैंडिंग साइट को हैबिटेट बनाने और प्लैनेटरी प्रोसेसेस को आगे बढ़ाने से
तो आखिर ये मंगल पर जीवन के होने या पनपने के सबूत को ढूंढ कैसे रहा है? तो आइए तलाशें इसका जवाब। एक्चुअली क्यूरियोसिटी में जो टूल्स लगे हुए हैं उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैं जो मार्स की सरफेस पर हाइड्रोजन की तलाश में न्यूट्रॉन्स की बौछार करते हैं। हाइड्रोजन मिलने का मतलब है पानी की मौजूदगी। क्यूरियोसिटी में लगा है एक 7 फीट का आर्म जो सैंपल्स को उठाता है और उनको कुक करके उनसे निकलने वाली गैसेस की महक से उनको एनालाइज कर सकता है कि मंगल की चट्टानें और मिट्टी बनी कैसे है। अगर कोई बायोलॉजिकल सैंपल मिलता है तो उसकी दोबारा जांच होती है, फिर उनको रोवर में पहले से मौजूद सैंपल से कंपेयर किया जाता है। क्यूरियोसिटी के बटोरे गए सैंपल से रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मंगल पर मिला बायोलॉजिकल एलिमेंट्स धरती से पहुंचे जीव हैं या नहीं। तो क्या इससे मंगल पर जीवन होने के सबूत मिले भी हैं? तो इसमें नासा के वैज्ञानिक जवाब देते हैं कि क्यूरियोसिटी खुद इसका पता लगाने में सक्षम नहीं है, पर ये उन एलिमेंट्स को ढूंढता है जो कि कुल मिलाकर के जीवन के सबूत को पुख्ता करते हैं। जैसे 2013 में ही इसे मंगल पर सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन एलिमेंट्स मिल गए थे, जो सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स या फंडामेंटल एलिमेंट्स फॉर लाइफ माने जाते हैं। और मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। वहीं दिसंबर 2013 में क्यूरियोसिटी के भेजे गए डेटा से नासा ने ये निष्कर्ष निकाला कि मार्स पर रेडिएशन की मात्रा इंसानी क्रू के लिए मैनेजेबल है। क्यूरियोसिटी के रेडिएशन असेसमेंट डिटेक्टर ने बताया कि मंगल के लिए 180 दिन उड़ान भरने, सतह पर 500 दिन बिताने और पृथ्वी पर वापस 180 दिन में वापस आने तक रेडिएशन की मात्रा 1.01 सीवर्ट है। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स के लिए उनका लाइफ टाइम लिमिट 1 सीवर्ट है, जो कि एक व्यक्ति की जिंदगी में घातक कैंसर के रिस्क को 5% तक बढ़ा सकता है। तो अब तक क्यूरियोसिटी ने जो माइलस्टोन डिस्कवरीज की है, आइए जरा उन पर नजर डालते हैं। क्यूरियोसिटी को ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि करोड़ों साल पहले मंगल पर फ्रेश वाटर लेक्स थे। मंगल के सेडिमेंटरी रॉक्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कभी यहाँ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता था। इसने मंगल पर मौजूद मीथेन गैस के वेरिएशन से पोटेंशियल माइक्रोबायल लाइफ होने का पता लगाया है। पानी के बहाव से बनने वाले क्ले मटेरियल्स की मौजूदगी, वक्त के साथ साथ मंगल का एटमॉस्फेयर लॉस्ट होना और क्यूरियोसिटी का लैंडिंग साइट गेल क्रेटर का पहले कभी एक झील होना, ऐसे सारे एविडेंस मंगल को एक हैबिटेबल प्लैनेट होने की बात का प्रमाण देते हैं। लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में अपने मिशन को पूरा करने में क्यूरियोसिटी को बहुत से चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। जैसे क्यूरियोसिटी के मंगल पर लैंड करने के 6 महीने के अंदर ही उसमें एक मेजर कंप्यूटर ग्लिच आ गया था, जिससे धरती से उसका कनेक्शन हमेशा के लिए टूट सकता था, पर उस पर काबू पा लिया गया। 2016 में भी दिक्कत आई थी, जिससे रोवर का साइंस वर्क रुक गया था, पर वो भी कंट्रोल कर लिया गया। 2020 में क्यूरियोसिटी में एक और गड़बड़ी उभरी, जब अपना काम करते समय इसने अपना ओरिएंटेशन खो दिया था। मतलब इसमें लगे इक्विपमेंट सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तो जब कोई डिवाइस अपनी पोजीशन और अपने एनवायरनमेंट का सही अंदाजा नहीं लगा पाता है, तब इस तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे जायरोस्कोप का काम ना करना, विजुअल मिसमैच होना, समय के साथ पुर्जों में गड़बड़ी आना और परफॉर्मेंस का घट जाना। तो ऐसे में कंट्रोल सेंटर से ही सेंसर्स को कैलिब्रेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं, नए और पुराने डेटा को कंपेयर करके जरूरी एडजस्टमेंट किए जाते हैं। क्या आपको नासा के एनुअल बजट का कोई अंदाजा है? अगर नहीं, तो पिछले साल नासा का एनुअल बजट था लगभग 24 बिलियन यानी कि 2400 करोड़ डॉलर। किरिबाती, भूटान, नाउरू, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड जैसे देशों की जीडीपी इसके आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यूरियोसिटी मिशन पर कितना खर्चा आया होगा। इसका हिसाब लगाने के लिए जब मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करके सब कुछ किया, तो पता चला कि 2004 से 2011 तक इस मिशन की डेवलपमेंट कॉस्ट पर लगभग 250 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। इसमें डिजाइन, बिल्ड प्रोसेस, रोवर का टेस्ट और एटलस 5 रॉकेट का लॉन्च भी शामिल था। वहीं 2012 में इसकी लैंडिंग पर 300 मिलियन डॉलर की लागत लगी थी। 2012 से लेकर अब तक एक्सटेंडेड मिशन ऑपरेशंस पर हर साल 20 से 30 मिलियन डॉलर का भारी भरकम खर्च आता है और डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट के तौर पर हर दिन 80 से 85 हजार डॉलर यानी लगभग 70 लाख रुपए जाते हैं।
इस डेली कोस्ट में रोवर के साथ कम्युनिकेशन, साइंटिफिक डेटा एनालाइज करना और ग्राउंड सपोर्ट टीम जैसे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और मिशन प्लानर्स पर होने वाला खर्चा भी शामिल है। तो वीडियो में अब तक क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा इस शब्द का इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी जग गई होगी कि आखिर क्यूरियोसिटी है कहाँ। अगर देखना चाहते हैं तो नासा ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। बस आपको नासा की इस वेबसाइट पर जाना होगा और आप इसकी लैंडिंग साइट गेल क्रेटर में उतरने से लेकर के अब तक ये कहाँ कहाँ गया है, इसकी करंट लोकेशन क्या है, वो भी चेक कर सकते हैं। अपने आसपास ये अब तक 33 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। ये मैप 2 लेयर्स से बना है। पहला ग्रे स्केल गेल क्रेटर मैप और दूसरा एक ट्रू कलर बेस मैप। दोनों को नासा के मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर पर कॉन्टेक्स्ट और हाई राइज कैमरास से मिले इमेज डेटा से बनाया गया है। इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये मंगल पर इंसानों का भेजा गया अब तक का सबसे लंबा मिशन है। ये सेल्फी और पनोरमा पिक्चर्स भी ले सकता है। ये एक वेदर स्टेशन की तरह भी काम करता है। इसका एक्स यानी ट्विटर अकाउंट भी है जो लगातार अपडेट्स देता रहता है। और इस रोवर का नाम रखने के लिए यूएसए भर में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें कैंसास की 12 साल की स्टूडेंट क्लैरा का नाम सिलेक्ट हुआ था और प्राइज के तौर पर क्लैरा को जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी विजिट करने का मौका मिला था। क्यूरियोसिटी के बाद नासा का अगला मिशन टू मार्स है, नेक्स्ट मार्स ऑर्बिटर यानी NEMO, और 2030 तक नासा की प्लानिंग है मंगल पर इंसानों को भेजना, जिसकी जिम्मेदारी द ओरियन स्पेसक्राफ्ट की होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और यहाँ पर मैं आपको कहूंगी थैंक यू सो मच, क्योंकि आप हमेशा क्विक सपोर्ट के साथ क्यूरियस रहते हैं, हमेशा कुछ नया जानने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो बस अपनी ये जिज्ञासा बनाए रखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे किस बारे में जानना चाहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अपना प्यार और सपोर्ट क्विक सपोर्ट की पूरी टीम के लिए शेयर करते रहिए। लाइक कर दिया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि ऐसी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।